students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट पर आजकल हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर से रिलेटेड हैं। बच्चों 2021 साइंस का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे सेट 3 से। सेट 2 एनी हाउ मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया है, बट मेरे पास सेट 3 है और सेट 1 का ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं सेट 1 और सेट 3 में, इवन कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं बच्चों ऑल दी सेट्स में, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर डिफरेंट ऑल्सो। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी क्वेश्चंस एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू लाइक दी वीडियो, इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो without any delay, I am going to read first question of the paper which comes in section A. Okay, so section A का first question ये है, an electric heater rated 1100 watt operates at 220 volt. Calculate its resistance and the current drawn by it. क्वेश्चन का मीनिंग बहुत साफ है एंड अगेन आई विल रिपीट माई वर्ड्स, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिज़िक्स का फोबिया मत बनाना, क्वेश्चंस को बार बार रीड करना और प्रेशर में आकर के ना एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को गलत मत करना। तो एक ट्रिक ये है कि जब भी आप फिज़िक्स का कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो गो फॉर द यूनिट्स फर्स्ट, यूनिट्स को देखो एंड देन पता लगाओ कि ये है क्या, क्योंकि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है, देन द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 1100 वॉट पे ऑपरेट करता है। वॉट दिया हुआ है, वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट मीन्स पावर। सो 1100 वॉट इज़ द पावर। हालांकि क्वेश्चन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये जो हीटर है ना, ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। देन वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है इसका रेजिस्टेंस एंड हमें फाइंड करना है कि कितनी करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, लिख लिया। आप माइंड में मैपिंग करो, यार मैंने पावर से रिलेटेड ये फॉर्मूले पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है। अगर पावर दी है, वोल्टेज दी है, रेजिस्टेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि ये मैपिंग आपको अपने माइंड में ही करनी है। मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मैंने पावर का एक फॉर्मूला ये पढ़ा है, मैंने पावर का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, मैंने पावर का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है और मैंने पावर का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है। ठीक है, अब सोचो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो रहा है। आर निकालना है, पी और वी दे रखा है, पी वी और आर कौन सा रिलेशन लग रहा है, क्या ये लग रहा है, ये वाला पी वी आर, देखो सिंपल सा हो गया ना। सो वी नो, उसको रफ में करना, वी नो पी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, सो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी। पहले फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। सो वी स्क्वायर, वी का मतलब है 220 अपॉन पी, पी कितना है 1100, 0 0 0 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, यानी कि रेजिस्टेंस कितना मिल गया 44 ओम। ओके, नाउ सेकंड में हमको आई फाइंड करना है, पी वी आई कौन सा रिलेशन लग रहा है, कम ऑन स्ट्राइक करो माइंड में, पहला वाला लग रहा है। वी नो, हम जानते हैं कि P इक्वल टू वी ओवर आई, सॉरी वी इंटू आई। सो आई का निकालना है तो V को हमें इसके नीचे ले जाना पड़ेगा, यानी कि P ओवर V। सो पावर कितनी है 1100, वोल्टेज कितनी है 220, सो 0 से 0 कैंसिल, 11 10 जा 110, 11 2 जा, सो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। छोटी मोटी कैलकुलेशन आप लोग खुद सीखोगे एंड आई विल टेल यू द मेथड। मैं आपको मेथड बताऊंगी कि हमें किस तरीके से फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है, हमें किस तरीके से क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसका एक सेकेंड पार्ट है जो कि और में दे रखा है, और में दिया हुआ है एंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ इसका जो है हमको और में दे रखा है एक और पार्ट जो कि और में और ऑप्शन लगाया हुआ है। सो और का मतलब है आपको एक ही सॉल्व करना है एंड दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। सो मैं यहाँ पर सर्किट ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले ये 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं इस तरीके से,
4 रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस के बीच में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगाया हुआ है, अमीटर जोड़ा है, ये बैटरी जोड़ी है, ये की है एंड ये करंट आ रही है, ठीक है। दिस इज 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बैटरी। नाउ यहाँ पे दे रखा है हमें सिर्फ कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कुछ नहीं करना है, कोई मतलब नहीं कि कितना वोल्टेज लगाई है, ठीक है। हमें सिर्फ बताना है कि इन सबका मिला करके कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले नाम रखो, R1, R2, R3, R4, R5, नामकरण करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप पहचानोगे ना कौन सी वैल्यूज़ रख रहे हो। अब मान लो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, प्लस टर्मिनल ने आई करंट रिलीज़ की, आई करंट आई, यहाँ पर आकर के करंट हो जाएगी डिवाइड, I1, I2, इसमें करंट I1 जा रही है, ठीक है। सो इसमें I2 जाएगी और इसमें भी I2, क्योंकि दोनों ही किसमें हैं, सीरीज़ में करंट होती है सेम। तो यहाँ पर आकर I2 और यहाँ पर आकर I1 दोनों करंट मिलेंगी, तो यहाँ करंट I बन जाएगी, ठीक है। नाउ मैंने आपको समझाया है, अगर आपको नहीं आता है तो अभ्यास इंस्टीट्यूट पर क्लास 10th की वीडियोस में सर्च करो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि रेजिस्टेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है। एंड मेरी यकीन मानो, दिस इज़ द बेसिक। अगर आपने सीख लिया सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो चीज़ें आसान लगेंगी, और अगर चीज़ें आसान लगेंगी तो आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, सॉल्यूशंस को करेक्ट करोगे। नाउ सोचो, सबसे पहले हम मैंने बोला था छोटे से शुरू करते हैं, छोटे से, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इनकी समस्या को सॉल्व करेंगे। R3 और R4 दोनों सीरीज में हैं, दोनों को मिला करके बनाओ कितना रेजिस्टेंस बनता है। सो R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। सो सीरीज में मान लिया इनका टोटल रेजिस्टेंस है R डैश। सो R डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4। R3 10 है, R4 10 है, तो कितना आ गया 20 ओम। अब बच्चों मेरी बात सुनो, इन दोनों को मिला करके 10 और 10 को मिला करके 20 ओम बन रहा है। बच्चों मैं ना इसके नीचे वाला ये रब कर दे रही हूँ, क्योंकि इसका तो हमें कुछ भी काम नहीं है। और मेरी बात सुनो, मैं कैसे आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ये ध्यान दो। देखो मैंने इसको बनाया, मैंने इसको छेड़ा भी नहीं था, तो R1 एज इट इज़ है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दो, ये इसको भी नहीं छेड़ा हमने ना, तो ये 20 ओम है, ठीक है। R2 20 ओम है ना, हमने इन दोनों को छेड़ा छेड़ने का मतलब वो वाला छेड़ना नहीं है, आई मीन टू से हमने सॉल्व किया। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ रहा है, R डैश। सो हमने R डैश लिखा, कितना आ गया 20 ओम। नाउ भाई इसके पड़ोस में ये रजिस्टर और है 20 ओम का, जो कि है R5। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो करंट आई हमने ली थी, ऊपर I1 चली गई थी, नीचे I2 चली गई थी, और फिर यहाँ पर I आ गई थी। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये दोनों रजिस्टर किस में है, अभी दोनों में अलग अलग करंट जा रही है ना। पहले इनकी समस्या को सुलझा लेते हैं, इनकी समस्या को सुलझा करके ये दोनों पैरेलल में सॉल्व कर देते हैं। पैरेलल में तो 1/R डबल डैश ले लिया, जो कि R2, और R डैश को पैरेलल में सॉल्व करते हैं। सो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/20 सो 2/20 यानी कि 1/10, यानी कि R डबल डैश इज 10 ओम, ठीक है। सो अब सुनो, इन दोनों को सॉल्व करके 10 आ रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा बनाया, R1 कितना आ रहा है 10 ओम, ओके। R डैश कितना आ रहा है 10 ओम, ओके। R5 कितना आ रहा है 20 ओम। नाउ R1, R डैश, R5, क्या आप क्या कहते हो, तीनों में सेम करंट जाएगी? भाई दोनों को मिला करके I1 और I2 क्या बनाएगी, I ही तो बनाएगी ना। तो I तीनों किस में हो गया, सीरीज में। तो एट लास्ट सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। सो R इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 20, यानी कि कितना आ गया बच्चों 40 ओम। सो 40 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। है ना आसान, आसान है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट से लिख लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा धीरे काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम को यूटिलाइज करेंगे ताकि छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंपेयर द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वाइल मूविंग डाउन अ ग्रुप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बच्चों फिर भी समझो, बेसिक है। आप पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो और अगर आप अप टू डाउन जा रहे हो तो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पे और लूज़ करने की टेंडेंसी पे, लूज़ करने की टेंडेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप नीचे जा रहे हो। आप देखो, जब हम नीचे जाते हैं ना बच्चों, तो साइज़ जो होता है ना एटम्स का वो बढ़ता है। ये बस इतना ध्यान रखो। अभी ये वाला चैप्टर जो है ना वो हट चुका है वैसे तो, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। अब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, साइज़ बड़ा होता है। किसका साइज़, एटम्स का साइज़, ठीक है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में भाई, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लियस है। अब देखो, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स निकाला जा सकता है। तो यानी कि अगर हम अप टू डाउन जाएंगे किसी भी ग्रुप में तो लूज़ करने की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगी। क्यों घटेगी, रीज़न समझ में आया ना। यहाँ पे साइज़ छोटा होगा, एटॉमिक साइज़ छोटा होगा। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ छोटा होगा, ठीक है। एटॉमिक साइज़ छोटा होगा यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस घटेगी, यानी कि उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Question number 3. Draw two structural isomers of butane, alkane family, C4H10, butane. Two isomers होते हैं, 1 2 3 4। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड के, वो आप दो लगा लो, टू डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। देखो कैसे, अगर हमने कार्बन्स को सीधी सीधी चेन में जोड़ दिया तो कितने हाइड्रोजन कनेक्ट होने चाहिए, 10। सो 1 2 3, एक ये देखो 4 कार्बन, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए ना। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हाइड्रोजन हो गए, 10 हो गए। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एन-ब्यूटेन, सिंपल, एन-ब्यूटेन, सिंपल। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हम ऐसे बना सकते हैं बच्चों, ऐसे। अब हमने कार्बन को सीधी लाइन में नहीं जोड़ा, हमने कुछ ब्रांच बना दिया। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका 1 2 3 4। तो देखो इसका नाम क्या है। अगर नोमेनक्लेचर सीखना है तो नोमेनक्लेचर सीखने के लिए आपको मेरे चैनल पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में देखना है, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। इसका नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। लेकिन काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। सो देयर आर 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आइसोमर्स से रिलेटेड, एंड मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आइसोमर्स का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। सो इट इज़ नॉट इनफ आप ब्यूटेन का आइसोमर्स बनाना सीखे, आप पेंटेन का भी सीखिए, हेक्सेन का भी सीखिए, एंड आई वुड सजेस्ट और भी आइसोमर्स को सीखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
Kulhar's disposable cups made of clay and disposable paper cups both are used as an alternative for disposable plastic cups. Which one of these two can be considered as a better alternative to plastic cups and why? So ये हम सेट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं एंड अगर आपने आंसर नहीं देखा है बट आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर हम कुल्हड़ और पेपर कप्स दो ऑप्शंस हमारे पास हैं एंड वी हैव टू रिप्लेस पेपर कप्स, हमें प्लास्टिक कप्स की जगह इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है. सो दिस इज योर ओपिनियन बट जो जनरल है, जो हमारे यू कैन से एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें पेपर कप्स का यूज़ करना चाहिए क्योंकि पेपर कप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो रिसाइकिल हो सकते हैं. बट कुल्हड़ मिट्टी से बनते हैं और वो मिट्टी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है, वो फर्टाइल सॉइल वाली मिट्टी होती है. सो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कुल्हड़ बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल लेयर ऑफ मिट्टी यूज़ होगी. सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर fish system, crop system. So we should avoid it in the excess amount. Okay बच्चों. Now second और ऑप्शन दे रखा है ह्यूमन बींग्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. स्टेट द रीजन. व्हाई कैन ऑर्डिनरी वॉशिंग ऑफ एडिबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नॉट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम फूड चेन में टॉप पर आते हैं तो हमसे नीचे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो कि एक फूड चेन बनाते हैं, जो कि एक दूसरे को खाते हैं. और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? प्लांट से. सबसे पहले हर्बीवोरस आते हैं. हर्बीवोरस क्या करते हैं? जो ऑटोट्रॉफ है, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनको कंज्यूम करते हैं. प्लांट को हमने जो भी केमिकल, जो भी फर्टिलाइजर्स दे रखे हैं वो उनकी सॉइल ने अच्छे से क्या कर रखा है? एब्जॉर्व कर लिया है सॉइल के थ्रू. फाइन, हमने सॉइल में फर्टिलाइजर्स डाले, केमिकल्स डाले, पेस्टिसाइड्स डाले. अब हुआ क्या? सॉइल में हम पानी दे रहे हैं, पानी के थ्रू, मिनरल्स के थ्रू, है ना. सॉइल ने वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्व किया और उसी से तो प्रोडक्ट बनाया, जो फ्रूट बनाया, जो वेजिटेबल बनाया, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया. उसको खाया किसने? हर्बीवोरस ने. हर्बीवोरस को किसने खाया? दूसरे ऑर्गेनिज्म में. दूसरे ऑर्गेनिज्म को किसने खाया? तीसरे ऑर्गेनिज्म में. एंड फाइनली वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है. सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ह्यूमन में पड़ता है बिकॉज दे ऑक्यूपाई द टॉप लेवल ऑफ द फूड चेन. ओके. नाउ ऑर्डिनरी वॉशिंग से हम इसके इफेक्ट को कम नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया है कि दे हैव ऑलरेडी एब्सॉर्ब्ड इट थ्रू फोटोसिंथेसिस. सो बाय ऑर्डिनरी वॉशिंग वी कैन नॉट रिड्यूस इट्स इफेक्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है. इस डायग्राम में आपको नेम दी पार्ट्स बताना है सिर्फ. तो पहला पार्ट जो है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड. सो आपको पता है हिबिस्कस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है. हिबिस्कस, चाइना रोज, गुड़हल, कुछ भी कह दो, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है. इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं बच्चों. ठीक है. सेपल हो गया, पेटल हो गया, ओके, एंड पिस्टिल हो गया, स्टेमन हो गया. सो फीमेल पार्ट जो होता है इसका, पिस्टिल यानी कि कार्पेल, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी. तो यहाँ पर जो पार्ट ए है, पार्ट ए स्टिग्मा है. ओके. पार्ट डी पूछा है पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड. सो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं जहाँ पे. सो पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? ये जो डी ऑप्शन है ना, सॉरी, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस. पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं बच्चों? जैसे जो ए जहाँ पर लिखा हुआ है वो ए तो स्टिग्मा है. ठीक है. जो डी है ना वो एंथर है. ठीक है. एंथर स्टेमन है. ओके. सो एंथर और स्टेमन क्या है? वहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे और ट्रांसफ़र कहाँ होंगे? स्टिग्मा पर. फिर स्टिग्मा में वो फैलोपियन जो ट्यूब होती है ना, उसके अंदर एक फैलोपियन ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब होती है, वहाँ से पोलन ग्रेन जाते हैं कहाँ? ओवरी में. और ओवरी में क्या होते हैं? एग्स. तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है. व्हाट हैपन्स टू ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन? सो ओव्यूल बन जाता है सीड और ओवरी बन जाती है फ्रूट. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. क्वेश्चन नंबर 6 फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है. सजेस्ट एनी 2 कंट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन देम. सो
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग की बात चल रही है। सो फैमिली प्लानिंग एज यू नो कि भाई कितना वो हो रहा है, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, बिकॉज पीपल समवेयर दे डू नॉट नो कि भाई फैमिली प्लानिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। दिस इज़ ट्रुथ, दिस इज़ ट्रूथ दैट इन आवर कंट्री देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट नो, हु आर अनअवेयर। सो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम ऐसे प्रोजेक्ट्स लाती रहती है जिससे गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर लोगों को ये सब बताया जाए, लोगों को जो लिटरेट हैं उनको लिटरेट किया जाए, उनको इस सेक्स की एजुकेशन को दिया जाए। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या मेन मेथड हैं। केमिकल मेथड होती है बच्चों, एक केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में पिल्स दिया जाता है, ठीक है, ओरल पिल्स दिया जाता है। सो ओरल पिल्स को कंज्यूम करते हैं जिसके कारण हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में। हार्मोन्स जो हैं, जो ओवरी जो एग बना रहा है वो उतना ज़्यादा एग रिलीज़ नहीं होता, स्लोली हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में जिसके कारण कंसीविंग नहीं होती है। इसके अलावा बैरियर मेथड है बच्चों। बैरियर मेथड में आप कॉन्डोम्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्डोम्स का यूज़ करने के बाद क्या होता है, इससे एग और स्पर्म्स का फ्यूज़न नहीं होता है। एग्स और स्पर्म आपस में नहीं मिलते हैं, बैरियर लग जाता है एक, दोनों का फ्यूज़न नहीं होता जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। और एक सर्जिकल मेथड भी आप लिख सकते हो। सर्जिकल मेथड में फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स में हल्का सा कट लगा करके उनको बांध देते हैं ताकि एग रिलीज़ ना हो पाए, और मेल के वास्ट डिफरेंस को, ठीक है, इसमें हल्का सा चीरा लगा के इसको बंद करते हैं ताकि स्पर्म्स ना रिलीज हों, ठीक है, और इसमें फैलोपियन ट्यूब को। सो इस तरीके से फ्यूज़न रोका जा सकता है, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सो ये तीनों मेथड्स हैं। और एक कॉपर टी भी यूज़ की जा सकती है बच्चों, ठीक है, कॉपर टी का यूज़ भी हो सकता है। कॉपर टी को फीमेल के यूट्रस में फिक्स कर दिया जाता है, तो इससे एग्स की मीटिंग नहीं हो पाती स्पर्म से, एग्स बाहर नहीं आ पाते और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, एंड दिस इज़ द परमानेंट मेथड। ये परमानेंट मेथड हो जाती है, मीन्स अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई है और उसको अब फ्यूचर में बेबीज़ नहीं चाहिए, फ्यूचर में उसको और बच्चे नहीं चाहिए, उसने सोच लिया कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, मुझे पिल्स नहीं खानी, मुझे जो है कॉन्डोम्स का यूज़ नहीं करना। सो यहाँ पर हम सर्जिकल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम। ओके, नाउ अब बैरियर और केमिकल मेथड में अगर कोई ओरल पिल्स ले रहा है और उसको अगर कंसीविंग करनी है, मीन्स अगर उसको फैमिली प्लानिंग करनी है, उसको अगर बेबीज़ चाहिए, तो वो ओरल पिल्स लेना बंद कर देते हैं जिसके कारण बॉडी में फिर से वही हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं जो कि एक बेबी बर्थ के लिए चाहिए, एंड येस दे कैन कंसीव अगेन, मीन्स दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। सेम अबाउट कॉपर टी, एक टी डिवाइस होती है जो कि यूट्रस में फिक्स कर दी जाती है, और यहाँ से अगर किसी को कंसीव करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, सो उस डिवाइस को वहाँ से इजेक्ट कर दिया जाता है, मीन्स निकाल दिया जाता है, एंड देन दे कैन हैव बेबीज। फाइन, सो कॉन्डम्स यू ऑलरेडी नो, एवरीबडी नोज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू बायो अगेन। बायो में आपको आपने मेंडल का नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहे जाते हैं। ओके, सो उन्होंने क्रॉस किया 2 pea प्लांट्स को विद विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाउंड दैट there were no halfway characteristics in the plant of F1 progeny. Explain the reason for this observation of Mendel. मतलब कहने का सेंस बच्चों ये है कि मेंडल ने क्या किया कि जैसे उन्होंने टॉल प्लांट लिए
और उन्होंने डॉर्फ प्लांट लिए और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पी प्लांट पे। सो उनका कहने का सेंस ये है कि जब उन्होंने उनका क्रॉस कराया, क्रॉस का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन कराया, सो यहाँ पर ये जो F1 प्रोगैनी हुई, ये जो F1 प्रोगैनी है, दिस इज़ F1 प्रोगैनी। ओके, F1 प्रोगैनी का मतलब क्या हुआ, पहली जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स। सो पहली जनरेशन में सारे के सारे टॉल हैं, सारे डोमिनेटिंग करेक्टर विजिबल है। तो उनके कहने का सेंस है 50-50 क्यों नहीं हुआ, मतलब F1 जनरेशन में जितने भी आए थे, जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स आए थे वो सारे टॉल क्यों हैं भाई, एक आध डॉर्फ भी तो हो सकता था ना। तो क्वेश्चन में वो यही कह रहे हैं कि मेंडल ने जब 2 पी प्लांट्स को विद विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्रॉस कराया एंड फाउंड दैट देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दी प्लांट्स ऑफ F1 प्रोगैनी, एक्सप्लेन दी रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर ये जो टॉल था ना, ये था डोमिनेंट, ये था डोमिनेंट करेक्टर। सो डोमिनेंट करेक्टर क्या हो गया, विजिबल F1 प्रोगैनी में, क्योंकि F1 प्रोगैनी में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर विजिबल होता है एंड जो करेक्टर छुप गया उसको बोलते हैं रिसेसिव। सो यहाँ पर ये जो करेक्टर था ना, दिस इज व्हाट, दिस इज रिसेसिव करेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें और में ही दे रखा है बच्चों, दूसरा जो ऑप्शन है ना वो और में ही दे रखा है आपको, आपके पास चॉइस है। और बच्चों मैं इतने सालों से कॉपीज़ चेक कर रही हूँ, आई हैव 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं 15 ईयर्स से एक CBSE स्कूल में, एक क्या आप 2-3 लगा लो, 2-3 CBSE स्कूल्स में मैंने वर्क किया है एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि मैं जब भी साइंस का पेपर देखती हूँ आई ऑलवेज सी कि मेंडल के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, आई ऑलवेज सी दैट। ओके, नाउ justify the statement sex of the children will be determined by what they inherit from their father। ओके, एक्चुअली होता क्या है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्टिल पीपल आर अनअवेयर अबाउट सेक्स एजुकेशन, और वहाँ पर ये पता ही नहीं है लोगों को कि अगर किसी की फैमिली में देयर इज़ अ बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, बेबी हो रही है, ठीक है, बेबी गर्ल हो रही है या बेबी बॉय हो रहा है, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। हम मानते हैं कि यार मदर ने अपने यूट्रस में 9 मंथ को बेबी कैरी किया है, 9 मंथ बेबी कैरी किया है, तो हम ये मानते हैं कि मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल। बट एक्चुअली जब साइंटिफिकली ये देखा गया, सो बच्चों ये पाया गया कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन फादर। फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, समझे। मतलब अगर किसी की फैमिली में बेबी गर्ल हो रही है, बच्ची हो रही है, तब भी पापा जिम्मेदार हैं, बच्चा हो रहा है तब भी पापा जिम्मेदार है। देखो कैसे, हर किसी की बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब है सेम होते हैं, आइडेंटिकल इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में 22 पेयर्स सेम होते हैं। पर जो 23rd पेयर होता है ना, 23rd पेयर, दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्स क्रोमोसोम, ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर। ओके, जो 23rd पेयर होता है, अगर वो मदर है, मदर लिखे या मेल लिखे, फीमेल लिखे, चलो फीमेल लिखते हैं, फीमेल ही होती है चाहे मदर हो चाहे डॉटर हो, ठीक है। अगर वो फीमेल है तो उसके पास दोनों आइडेंटिकल होता है, 3rd पेयर दोनों में XX माना जाता है। अगर वो मेल है सो मेल के हिसाब से उसमें होता है XY, जो 23rd पेयर है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ओके, अब इन केस फ्यूज़न हुआ गैमेट्स का, ठीक है, फ्यूज़न हुआ गैमेट्स का, तो अगर X से कनेक्ट हुआ एनी हाउ,
तो भाई मम्मी के जैसा बन गया ना क्रोमोसोम 23rd वाला, तो क्या हो गई, गर्ल हो गई बेबी। अगर एक्स मेल के वाई से मिला तो फिर क्या हो गई, तो बॉय हो गया बेबी, बॉय हो गया, क्योंकि एक्स वाई हुआ ना, एक्स वाई किसका था, फादर का था, मेल का था। अगर ये वाला एक्स इस एक्स से फ्यूज़ हुआ तो फिर से क्या बन गई, गर्ल बन गई। और अगर ये वाला एक्स इस वाई के साथ फ्यूज़ हुआ तो क्या बन गया, बॉय बन गया। तो देखो अगर उनके 4 बच्चे हुए, सो 1 2 क्या हो गए, गर्ल, 1 2 क्या हो गए, बॉय। सो देयर इज़ अ 50-50% चांस कि या वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिला तब तो गर्ल होगी, अगर मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिला तब बॉय होगा। सो दिस is very very important to know each and every one of us, ठीक है। So who is responsible, father is responsible। now सेक्शन बी पर हम लोग आ गए हैं और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8, इसको उतार लो, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ भी है बच्चों सेट 1 में, जब मैंने PYQ वीडियो बनाई है, तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगी दोबारा से। एंड क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाउ डू मैंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि जब मैंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने क्या पाया, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात चली। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। नाउ मैंडल ने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में राउंड येलो कलर के प्लांट्स ले लिए, ठीक है। फिर उसने 2 कैरेक्टर लिए, रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। देन व्हाट डिड ही सॉ, उसने देखा कि यार ये 2 बना रहा है ना बच्चों, यहाँ से राउंड येलो, यहाँ पे देखो रिंकल्ड ग्रीन, ओके। अब गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ तो क्या बना, RRYY, RRYY, देखो मैं फ्यूज़न कर रही हूँ, उस हिसाब से ही मैं लिख रही हूँ, RRYY, ठीक है। तो ये जो F1 प्रोगैनी है, F1 प्रोगैनी में यहाँ पर सारे के सारे राउंड येलो, यानी कि डोमिनेटिंग करेक्टर देखने के लिए मिलेगा, सारे राउंड येलो हो जाएंगे। अब जब ये जो F1 जनरेशन में सारे राउंड येलो हैं, अगर उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, सेल्फ क्रॉस कराया जाए, तो देखो बच्चों RY से कितने पेयर्स बन रहे हैं, R और Y को अगर हम ले लें, R और छोटे y को अगर हम ले लें, ठीक है, स्मॉल r और कैपिटल Y अगर हम ले लें, स्मॉल r और स्मॉल y अगर हम ले लें, ठीक है। तो देखो 4 पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो एक टेबल तैयार की जा सकती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। मैं बहुत ब्रीफ में समझा रही हूँ आपको। बच्चों मैं ना एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ, 1 शॉट सीरीज़ सारे चैप्टर्स की, और बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे टाइम में उसको कॉम्पैक्ट करके समझाने की कोशिश करेंगे। आप उसको ज़रूर देखना एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, आपको इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बच्चों, और कमेंट का ज़रूर 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 करना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया क्योंकि वी वांट यहाँ पे कुछ लिखना है और यहाँ पर कुछ लिखना है, ठीक है। वो कुछ क्या है, दिस हमें सेल्फ क्रॉस करवाना है बच्चों। तो सेल्फ क्रॉस कराने के लिए हमने ये चारों के चारों ऐसे लिख दिए, ये देखो हमने इस तरीके से इनको लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों का क्रॉस हुआ ना, तो दोनों कैपिटल R हैं, दोनों कैपिटल Y हैं, दोनों कैपिटल R हैं, दोनों इस तरीके से, ये देखो
ये देखो, ठीक है। आप इसको आराम से देखो, स्लोली ये वाली वीडियो चला करके देखना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कैसे कर रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग दैम बोथ टुगेदर, जो एक उसमें आ रहे हैं ना उनको, ठीक है। ये राउंड और ये इस तरीके से हो गया। ओके, यहाँ पे दोनों ही शॉर्ट थे। ये देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है मेहनत करने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। ये देखो हमारी एक टेबल तैयार हो गई। एंड हाउ मेनी वी हैव गॉट F2 जनरेशन में हमें ये मिला है देखने के लिए, ये हमारी F2 जनरेशन का मिल रहा है। 1 2 3 4 4 2 जा 8 4 3 12 4 4 जा 16, यानी कि 16 ऑफ स्प्रिंग्स हो जाएंगे इनकी हेल्प से। नाउ ये कहना ये चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मेंडल ने ये कैसे शो किया था कि ट्रेड्स इनहेरिटेड करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार इसमें मिला क्या। देखो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, राउंड और येलो, और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, रिंकल एंड ग्रीन। तो जहाँ पर भी आपको कैपिटल R दिख रहा होगा वो राउंड हो जाएगा, जहाँ भी आपको कैपिटल Y दिख रहा होगा वो येलो हो जाएगा। सो दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, छोटे भाई हैं दोनों, तो ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो। ये छोटे आ रहे हैं दोनों, तो रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो बच्चों कुल मिला करके मैं आपको बता देती हूँ, राउंड येलो 9 मिलेंगे, ठीक है। राउंड ग्रीन आपको मिलेंगे 3, रिंकल्ड येलो आपको मिलेंगे 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन आपको मिलेंगे 1। तो देखो यहाँ पर ये रेशियो अलग कैसे आया भाई, ये जो पहली जनरेशन थी इसमें तो सारे राउंड येलो थे नहीं थे, बट ये राउंड येलो ना मिल करके सारे के सारे ये राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो ये कहाँ से आ गए। यानी कि मेंडल ने ये प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो ट्रेड्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आपके मम्मी पापा अगर एक बड़ी हाइट का है, एक छोटी हाइट का है, मतलब एक मीडियम हाइट का है, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज देयर कि आपके बच्चे हमेशा ही बहुत बड़ी हाइट के होंगे या मीडियम हाइट के होंगे। हो सकता है उनमें से किसके पिताजी, ठीक है, नाना नानी, दादा दादी, उनके कैरेक्टर्स भी पोते पोतियों में आ सकते हैं, ठीक है। सो मेंडल ने ये कोशिश की थी समझाने की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया एंड मैंने आपको पूरा ही डाई हाइब्रिड क्रॉस समझा दिया था। दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज माई एक्सपीरियंस सेज कि रिपीट होंगे क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, स्टेट द रूल ऑफ डिकम्पोजर्स इन नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल। सेकेंड पार्ट है, वाई आर डिकम्पोजर्स नॉट हेल्पफुल इन डिकम्पोजिंग दी प्लास्टिक वेट। डिकम्पोजर्स जानते हो ना, मतलब लाइक होता है क्या है कि हमने कोई चीज़ फेंक दी, मुझे पसंद नहीं आया, मेरे पास कुछ खाने की चीज़ थी या फिर कुछ और भी था जो कि बायोडिग्रेडेबल है, मुझे वो पसंद नहीं आया, केप्ट इट समवेयर, और मैंने देखा कि कुछ समय के बाद वो चीज़ गायब हो गई। हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि बच्चों ये जो एयर होती है ना, जो ऑक्सीजन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। वो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को, डेड और वेस्ट चीज़ों को जो कि बायोडिग्रेडेबल है उनको खा करके उनको क्या कर देते हैं, उनको मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं, सॉइल में, मिट्टी में मिला देते हैं। इतना छोटा छोटा तोड़ते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाए। और स्टेट द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल। तो होगा क्या कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। एक तरीके से जो डिकेड बॉडी होती है ना, डिके बॉडी, डिकेड, ठीक है, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना बच्चों,
ठीक है। इट इंक्रीजेस, व्हाट इट डज, इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और इसको ह्यूमस भी बोल सकते हो। ये एक काइंड का ह्यूमस है, अगर ये सॉइल में मिक्स हो जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और सॉइल क्या हो जाती है, सॉइल गेट्स रिप्लेनिश, ओके, रिप्लेनिश हो जाती है। एंड हु परफॉर्म दिस वर्क, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डज दिस वर्क, ओके। तो उनको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है। सो बच्चों, आई होप यू आर लाइकिंग दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल कंटेंट। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करना भूलें। आपके रिलेटिव्स अगर वो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट एंड प्लीज़ अप्रिशिएट माई वर्क इफ़ यू लाइक द कंटेंट विच आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ। इफ़ यू रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स डन बाय मी, सो प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइए एंड प्रेस दी notification one so that you get all the notifications from my channel. Now, why are decomposers not useful in decomposing the plastic waste? Okay, plastic waste क्या कहते हो, प्लास्टिक वेस्ट, इसको तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स कैन नॉट ब्रेक, ठीक है, कैन नॉट ब्रेक दैम इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स नहीं खा पाते प्लास्टिक्स को क्योंकि प्लास्टिक्स जो है वो डिकम्पोज नहीं होती। सो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट डू नॉट मिक्स इनटू दी सॉइल, ये कभी ख़त्म होती ही नहीं है, मतलब सॉइल में मिक्स अगर हो भी जाए कंप्लीटली मिक्स नहीं होती, फर्टिलिटी नहीं बढ़ाती, ठीक है। सो दैट इज़ वाई। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, सो आपको अभ्यास इंस्टीट्यूट पे हर क्लास के साइंस और आप मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे एंड आई विल ट्राई कि हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिले, एजुकेशन सब तक पहुँचे। जो भी बच्चे एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा वीक है तो उन सब की मैं हेल्प कर पाऊँ। हमारा चैनल इस चीज़ के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है और in future we are planning for many new things, so keep in touch always, okay. So 11th question ये कहता है, state the reason why carbon compounds have low melting and boiling points। आप देखो बच्चों, कार्बन के बारे में कुछ सीखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, ठीक है, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता क्योंकि इसको देने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ, तो दे नहीं सकता कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इन दैट केस उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, सिर्फ 6। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो कार्बन ये भी नहीं कर सकता। तो कार्बन करता क्या है, कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना पसंद करते हैं, इसीलिए कार्बन बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब सोचो, आपने एक कंपनी शुरू की, आपने कहा चल यार कुछ करने के लिए तो है नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए तो है नहीं। अपने दोस्त से कहा तू भी खा लिए मैं भी खा ली, चल एक काम करते हैं चाय की दुकान खोल लेते हैं, चाय की दुकान खोल लेते हैं। आपका दोस्त जो है कहता है ठीक है, मेरे घर में बहुत सारी गायें हैं, मैं दूध लेकर के आऊँगा और मैं चीनी का अरेंजमेंट भी कर लूँगा। तुम कहते हो ठीक है मेरे पास भी थोड़ा बहुत पैसा है ही, मैं चीनी पत्ती का अरेंजमेंट और मसाले वसाले जो भी चाय में पड़ते हैं मैं उसका अरेंजमेंट कर लूँगा। ठीक है, आपने एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया क्योंकि आपने शेयरिंग की।
किस लिए? एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, फ्यूचर में आपकी आपके फ्रेंड से किसी बात को लेकर हो जाती है नाराज़गी। आपका फ्रेंड कहता है यार ठीक है यार, मैं नहीं, कोई तीसरा बंदा है वो कह रहा है यार इन दोनों को चाय में तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं इनके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं ना इनमें से किसी एक को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो बंदा भड़काता है और आपका दोस्त ना उसकी बातों में आ जाता है, तो बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया ना। ये जो शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, दिस इज़ वीक बॉन्ड, ओके बच्चों। सो कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो इसीलिए होते हैं क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के पास कोवलेंट बॉन्ड होता है और इसको ब्रेक करना बहुत इजी है, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी बॉयल हो जाते हैं, समझ गए ना। कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? आयंस, चार्ज्ड पार्टिकल्स चाहिए ना, charged particles are needed to flow electricity, ओके। सो भाई अगर नमक है, अगर एसिड है, उनमें जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो वो प्लस आयन और माइनस आयन देते, बट कार्बन वाले कंपाउंड्स ऐसा नहीं करते, वो आयन्स नहीं देते, सो दैट इज़ वाई दे डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ओके। कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवलेंट बॉन्ड, उसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, बिकॉज कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, एनर्जी भी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन 6 हो जाएंगे, जो अनबैलेंस हो जाएगा, स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, इसलिए वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। नाउ ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन में एक ऑप्शन और दे रखा है, देयर इज वन मोर ऑप्शन, सेम ही चैप्टर से बच्चों, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोग कार्बन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ने के लिए। आपको पता है आपने वो पढ़ रखा है अच्छे से, फंक्शनल ग्रुप्स अच्छे से पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ना उनको। अच्छा, होमोलोगस सीरीज पूछा है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज? फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास बिटवीन द 2 consecutive members of a homologous series. State how in a homologous series of carbon compounds the following property vary with increase in molecular mass. बच्चों होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अ ग्रुप of compounds which have same which consist लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, which consist same functional group या same family भी बोल सकते हो, same functional group हो गया, ठीक है, same functional group होता है, ठीक है, but different chemical formula, ठीक है बच्चों। जो होमोलोगस सीरीज होती है वो सेम काइंड ऑफ कह सकते हो फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, तो वी कैन राइट सेम जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला होता है, और बच्चों यहाँ पर ना सेम फंक्शनल ग्रुप में है, तो सारे के सारे एक ही फैमिली के कहे जाते हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि एल्केन की सीरीज़ बताइए, एल्केन की होमोलोगस सीरीज़। अब एल्केन जो है ना वो उसका जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n+2। अब मैंने अगर n के प्लेस से 1 रखा तो मुझे पहला मेंबर CH4 मिलता है, 2 रखूँगी तो ये मिलेगा, 3 रखूँगी तो ये मिलेगा, 4 रखूँगी तो ये मिलेगा, ठीक है। कार्बन और इट्स कंपाउंड को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ब्रीफ में देखना है तो वीडियोस पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर होमोलोगस सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। अब
ये होमोलोगस सीरीज हो गई किसकी, एल्केन की, सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे इसके मेंबर है, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पांचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां आएगा, इस सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। बट पहले मेंबर को देखो तो उसका मास कितना है, कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया 16। दूसरे का देख लेते हैं, 2 कार्बन है ना तो 24 प्लस 6 हाइड्रोजन है 6, 30। 3 कार्बन है ना 36 प्लस 8 कितना हो गया 44। 4 कार्बन है ना 48, ठीक है, प्लस 10 कितना आ गया 58। जरा अंतर तो देखो, मॉलिकुलर मासेस में कितना अंतर है, 14U 14U 14U। मैं ये नहीं कह रही एल्केन के लिए लो, एल्केन भी ले सकते हो, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्कोहल ले लो, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 1OH। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा। ये समझ में आया ना होमोलोगस। यार इसमें पूछा गया, दूसरी चीज़ उन्होंने ये पूछी है, ये बताइए होमोलोगस सीरीज़ में किस तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बन रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, देखो पहला वाला जो था उसके पास सिर्फ 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन थे, दूसरे वाले में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। देखो मॉलिकुलर मास भी तो बढ़ रहा है ना बच्चों, नीचे जा रहे हैं तो हम, है ना, 16 हुआ, 30 हुआ, 44 यार, और नंबर ऑफ एटम्स भी तो बढ़ा ना। देखो ये मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, इथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। जितने कॉम्प्लेक्स, जितने ज़्यादा लोग, उन लोगों को तोड़ना उतना ही थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, कहते हो नहीं कहते हो। भाई एक चेन बनाई है लोगों ने, उस चेन में 3 ही लोग हैं, उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। 5 लोग हैं, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। 8 हो गए, थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 14 हो गए, थोड़ा और ज़्यादा। मतलब कह सकते हो कि अगर हम किसी भी होमोलोगस सीरीज़ में अप टू डाउन जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी लिटिल बिट बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिटिल बिट क्या होता है, बढ़ता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम, ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम जनरल फॉर्मूला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिजिक्स से आ रहा है और फिजिक्स इज़ माय फेवरेट, फिजिक्स इज़ योर फेवरेट टू। ओके, कितने चैप्टर्स पढ़ लिए फिजिक्स में, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहते हैं, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, हमें क्या करना है, सर्कुलर लूप बनाना है। तो हमने एक वायर लिया, इस तरीके से इसका सर्कुलर लूप बना दिया। थोड़ा सा नीचे बना देते हैं भाई, इस तरीके से हमने सर्कुलर लूप बनाया। अब इसको हमने एक कार्डबोर्ड में फिक्स करके इसको बैटरी से और की से कर दिया कनेक्ट। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड बनाया, थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ से और यहाँ से इसको हटा दिया और कुछ इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। लग रहा है ना 3D। ओके, इस पे हमने कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया और फिर इसको टैप किया। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, प्लस से माइनस की तरफ करंट यहाँ से जाएगी, करंट यहाँ से जाएगी, ठीक है। नहीं यार 3D नहीं लग रहा, यहाँ से मिटाऊँ, चलो ठीक है रहने दो, पूरा ही दिखा देते हैं तभी समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे क्या करना है, स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल करेंगे ना तो बच्चों होगा क्या, वायर को अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं और हम अपने अंगूठे को ऐसे रखें, किसकी डायरेक्शन में, करंट फ्लो की डायरेक्शन में, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स होता है ये शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। यानी कि इसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा और जैसे जैसे हम दूर चलते हैं वैसे वैसे ये जो लाइंस है ना ये पैरेलल होती जाती हैं, ये ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगी भाई, अंदर की तरफ हो रही है ना डायरेक्शन, तो भाई कुछ इस तरीके से बना दो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसी तरीके से ये देखो,
ये देखो, ओके, हाँ अंदर की तरफ को, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो, ये हमें डायरेक्शन ज़रूर दिखाना होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, डायरेक्शन ज़रूर दिखाना। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न बन गया। नाउ अब मुझे स्टेट द रूल विच कैन बी अप्लाई टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल ही तो लगाया ना, तो राइट हैंड थंब रूल लिख दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, और एक सर्किट दे रखा है इन्होंने जिसमें कॉइल 1 जो है सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है विद कॉइल 2 के साथ। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है, और इसके एक्सपेरिमेंट्स किए थे फेराडे ने। ये फेराडे का ही एक्सपेरिमेंट है बच्चों। इसमें कॉइल 1 को सीरीज़ में कनेक्ट किया है बैटरी और प्लग की के साथ। मतलब कॉइल 1 में देखो की लगाई है और बैटरी भी लगाई, तो करंट तो फ्लो होगी, सर्किट कंप्लीट है। अब उसी में ना, उसी रॉड पर उसके थोड़ा सा आगे कॉइल 2 बनाया है वायर को लपेट के, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया सिर्फ। अब ये क्वेश्चन के वो देखो पॉइंट्स क्या पूछा। व्हाई डज द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन की इज प्लग्ड इन एंड नॉट व्हेन अ स्टेडी करंट स्टार्ट फ्लोइंग इट। बच्चों कुछ ऐसा समझो कि फेराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे कि जब भी हम किसी कॉइल में करंट पास करते हैं बैटरी लगा करके, तो उसके पड़ोस में रखी हुई कॉइल जो कि पड़ोसी कॉइल है और उसमें गैल्वेनोमीटर लगाए, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है, देखने के लिए मिलता है। वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन सिर्फ बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए करता है, बहुत ही कम टाइम के लिए करता है वो डिफ्लेक्शन। एंड वो डिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जब पहली कॉइल में हम करंट बढ़ाएंगे, ज़ीरो से मैक्सिमम करेंगे, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी कॉइल से पास होंगी। दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब एक करंट इंड्यूस होगी। ये बात ध्यान रखो। सो दैट इज़ वाई गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। अब कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता जब एक स्टेडी करंट होती है। स्टेडी करंट का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। करंट ज़ीरो से मैक्सिमम जाती है, फिर मैक्सिमम से ज़ीरो जाती है। जब तक करंट वेरी कर रही है, ज़ीरो से मैक्सिमम जा रही है, सिर्फ उतने ही समय तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट जैसे ही करंट स्टेडी हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू ऑक्यूपाई कर लेगी, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ओके, ये हो गया है। व्हाट इज़ ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन की इज़ प्लग्ड आउट। आप अगर हम की को प्लग आउट करेंगे, मैंने पंखे का स्विच ऑन किया, फिर मैंने पंखे का स्विच ऑफ किया, मैंने पंखे का स्विच ऑफ किया तो मैंने की को प्लग आउट किया। प्लग आउट किया तो करंट अब जो मैक्सिमम चल रही थी ना, वो ज़ीरो में आ जाएगी। ज़ीरो में आएगी तो गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन करेगा। बट एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगी, बट अब वो पहले से रिवर्स डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि उसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो उसमें पहले सर्किट में करंट के घटने का अपोज करेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ो फेराडेज के तीनों लॉज को, सॉरी तीनों एक्सपेरिमेंट्स को। नाउ और में एक मोटर का डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक मोटर में कि ए बी और सी डी में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब सोचो, ए बी में ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर है, तो ये पहले तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझ लो। हमें अपना थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से फैलाना है कि थंब जो है वो फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट को शो करेगा, ठीक है। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे समझाती हूँ मैं, तुम भी समझ लो बच्चों। सो फादर मदर चाइल्ड, सो चाइल्ड को वहाँ होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में। करंट देखो ए बी में कहाँ जा रही है, ऊपर ना, करंट ऊपर जा रही है तो फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, थंब कहाँ है, नीचे, डाउनवर्ड। अब सी डी में देखो करंट नीचे आ रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है अभी, N2S। करंट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। सो ए बी में फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। सी डी में फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड। नाउ आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्सेस द फ्लो ऑफ करंट। उसका नाम है स्टेटर कम्यूटेटर। बच्चों ये जो दो जुड़े हुए हैं ना, ये कम्यूटेटर का काम करते हैं। आफ्टर द रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल ABCD, बच्चों कॉइल ऐसी थी,
कॉइल ऐसी हो जाएगी। पहले ए बी इधर था, सी डी इधर था। अब जब ये रिवर्स हुई, ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, लेकिन फोर्स तो वैसे ही लगेगा ना जैसे पहले लग रहा था। भाई ए बी पे नीचे लग रहा था, सी डी में बाहर लग रहा था, तो अब सी डी में नीचे लगेगा, ए बी में बाहर लगेगा। ठीक है। नेम द रूल विच इज़ अप्लाइड। नेम रूल का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है। सर्किट दिया हुआ है अगेन, एंड सर्किट में 3 रजिस्टर दे रखे हैं। पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, और 3 रजिस्टर यहाँ दिए हैं। पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर। यहाँ भी 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा। कुछ इस तरीके से जोड़ा हुआ है। 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, अमीटर लगाया है, ये की लगाया हुआ है। ठीक है। 5 ओम, 15 ओम, 20 ओम, और इसको बोल दिया आर्म ए। यहाँ पर 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, और ये है आर्म बी, 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम, और ये है आर्म सी। बहुत यहाँ से समझना। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म सी। आर्म सी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनो। ये प्लस है, ये माइनस है। करंट यहाँ से प्लस से जाएगी, यहाँ सेम करंट जाएगी। यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगी, इसमें I1 और इसमें I2। ये जो I2 है ना, वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी। ये तीनों किस में हो गए सीरीज़ में। नामकरण तो करा ही नहीं। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9। सो R7, R8 हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म सी। तो आर्म सी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पर? R7 प्लस R8 प्लस R9 इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि कितना आ गया? 60 ओम। सो 60 ओम क्या हो गया, क्योंकि सीरीज़ में हम ऐसे ही जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है। ये बी में ना देखो, I1 करंट तीनों में I1 ही जा रही है। सो मैंने इसको माना कि ये हो गया RC। ठीक है। ऊपर वाले का हमने मान लिया RB। सो RB कैसे निकालेंगे? R4, R5 और R6 तीनों को सीरीज़ में जोड़ दिया। 5, 10 और 15 कितना हो गया? 30 ओम। सो पैरेलल में दोनों को जोड़ना है। सो पैरेलल में 1/R, 1/RC, 1/RB। पैरेलल में हम RP कर देते हैं। सो 1/60, 1/30। एलसीएम ले लो 60, 61 जा 60, 32 जा 60। सो 3/60 मतलब 1/20। ओके। सो 1/RP आ गया 1/20 के बराबर, यानी कि RP कितना आ गया? 20। सो ये पैरेलल में हो गया। डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द अमीटर। करंट निकालनी है, पूरे अमीटर में कितनी करंट जा रही है। तो करंट तो आई है, आई निकालेंगे। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इन दोनों का जो टोटल तो हमने सॉल्व किया ना, 20 आया। अब 20 ना इसके साथ किस में होगा? सीरीज़ में होगा बच्चों, है ना। सो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? R1, R2, R3 सीरीज़ में, और प्लस इनका पूरा मिला करके RP, यानी कि 5, 15, 20 प्लस 20। सो R आ गया 60 ओम। ठीक है। 60 ओम आ गया। तो करंट कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू V/R। ओम्स लॉ से V कितना है? 6 और R कितना है? 60। सो कितना आ गया? 1/10, यानी कि 0.1 एम्पियर। सो करंट कितनी आ गई पूरे सर्किट में? 0.1 एम्पियर। है ना सिंपल सा। ओके। इसमें हमें सी पार्ट में एक दे रखा है ऑप्शन। वो ऑप्शन क्या है? पहले इसको उतार लो जल्दी से। Determine the current that flow in the ammeter when B is withdrawn from the circuit.
बी को हमें विड्रॉ कर लिया। अगर हम बी को विड्रॉ कर दें, बी को विड्रॉ किया मतलब हटा दिया, ठीक है। अगर हमने बी को हटा दिया, इसको अगर हमने हटा दिया तो यहाँ से जो करंट है वो सारी करंट इसमें जाएगी, यानी कि R1, R2, R3 और R7, R8, R9 ये सब किस में हो जाएंगे, सब सीरीज़ में हो जाएंगे। R1 कितना है 5, 15, 20, 10, 20, 30 ये सारे सीरीज़ में हो गया। 15, 5, 20, 40, 50, 60, 70 और 100 ओम आ गया इसका टोटल रेजिस्टेंस। अब तब करंट निकालो, तो करंट का फॉर्मूला I = V/R, तो V कितना है 6/100। सो करंट कितनी हो गई बच्चों 3/50 एम्पीयर। ठीक है, समझ में आया ना। डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज इन द एमीटर व्हेन आर्म बी इज़ विड्रॉन। बी को हमने विड्रॉ कर दिया, बचा क्या R1, R2, R3, R7, R8, R9, तो सबको सीरीज़ में जोड़ दिया, सारे सीरीज़ में हो गए। जब सारे सीरीज़ में हो गए तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 30, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 ओम हो गया। 100 ओम हुआ तो I = V/R। V कितना है 6 वोल्ट और R कितना है 100, सो 3/50। सो सॉल्व कर दें, 15 6 जा 0.06 आएगा ना एम्पियर, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बायो का है एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करके मज़ा आ गया, है ना। बोर मत होना, और प्लीज़ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लिख करके करने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वो करते क्या हैं, कुछ उनमें से ना लिखना पसंद नहीं करते, कहते यार देख लिया ना हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं, आपको लिखना है। द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। In asexual reproduction, a single individual parent produce offsprings without the involvement of gametes. This method is a common means of increasing the offsprings rapidly under favorable conditions. Asexual reproduction occurs mostly in unicellular organisms, some plants and certain simple multicellular animals. So पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, लाइक पैरा में कुछ इन्फॉर्मेशन है। पहला पार्ट, स्टेट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन, और उसके द्वारा होने वाली डिजीज़ का नाम भी बताना है। सो विदाउट एनी टाइम डिले, लश्मेनिया आप लिख सकते हो, लश्मेनिया जिसके कारण काला जार ये बीमारी होती है। दूसरा, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम व्हेन दे फॉल ऑन द सॉइल डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स वेयर एज अ बनाना लीफ विल नॉट बी एबल टू डू सो। वाई? ये जो ब्रायोफाइलम होता है उसमें बड्स डेवलप होते हैं, उसमें कुछ सर्टेन सेल डिवाइड होती रहती है, टिश्यूज़ डेवलप होते रहते हैं, तो उसमें कुछ सर्टेन प्लेसेस पे बड्स आ जाती हैं बच्चों, ठीक है। और जब ये बड्स बढ़ती हैं, बड्स डेवलप होती हैं, तो ऐसा नहीं बड्स हर जगह आ जाए, कुछ स्पेसिफिक साइट पर ही आती हैं। सो होता क्या है कि जब ये नीचे गिरती हैं सॉइल में, बड्स थोड़ी सी बड़ी हो, सॉइल में गिरी, सॉइल में गिर करके वो दोबारा से एक नया प्लांट बना लेती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो नए किस में डेवलप होते हैं, न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाती हैं लीव्स के थ्रू, ब्रायोफाइलम में, ठीक है। बट बनाना में ऐसा नहीं होता, बिकॉज बनाना में ये प्रोसेस भगवान ने ही नहीं बनाई है। नाउ सी को पार्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। अब बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, कुछ हाइड्रा का कुछ शेप कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है। टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा की बॉडी पे, ये देखो, अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तब भी आपको नंबर मिलेंगे। इसके यहाँ पर ना कुछ सर्टेन प्लेसेस में बहुत सारी टिश्यूज़ डिवाइड होना शुरू कर जाती हैं, टिश्यूज़ बढ़ती हैं तो वहाँ पे एक बर्ड आ जाती है, बर्ड डेवलप हो जाती है। अभी जो बर्ड होती है ये करती क्या है, व्हाट इट डज, ओहो मैं बार इधर ही बनाए जा रही हूँ। अभी करती क्या है कि ये ना स्लोली बढ़ करके न्यू हाइड्रा बना देती है, ठीक है। सो जब ये बहुत बड़ी हो जाती है देन चलो कोई ना,
इतना तो बच्चे समझ ही गए होंगे कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। और फिर बेबी हाइड्रा अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बडिंग के थ्रू हाइड्रा क्या करता है, बडिंग करता है, सॉरी प्रोडक्शन करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्पाइरोगायरा फिलामेंट मैच्योर एंड अटेन्स अ कंसाइडरेबल हेल्थ। जो स्पाइरोगायरा होता है उसमें सिंगल फिलामेंट होता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है ना तो फिर वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है। फ्रेगमेंट्स कर लेता है वो अपने, ब्रेक हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, और फिर ये हर एक पार्ट एक मैच्योर पार्ट बन जाता है। और स्पोरेंजिया इन राइजोपस वर्स्ट ऑन मैचुरेशन। अब स्पोरेंजिया होता है, राइजोपस जो होता है उसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं। अब जब वो मैच्योर हो जाता है तो सेल फट जाती है, सेल रप्चर हो जाती है, जो स्पोरेंजियम होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और फिर वो नए स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, वो स्पोर्स रिलीज़ करते हैं जो कि जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके वो क्या करते हैं, नए राइजोपस बनाते हैं, न्यू राइजोपस में डेवलप हो जाते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट सेशन जहाँ पर हमने सीखा कि किस तरीके से हम, एक आइडिया लिया हमने कि किस तरीके से हम जो है साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी कि क्वेश्चन पेपर कितने, मतलब क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स का है। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन 2 नंबर का है उसमें 2 पेजेस लिखा है, वाह आज तो मैंने मैम 5 कॉपी भरी। तो भैया कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है, टीचर बहुत खुश नहीं होते जब तुम्हारी कॉपीज इतनी भरी भरी देखते हैं। टीचर्स को लगता है बच्चा पॉइंट टू पॉइंट लिखे। अगर हाइड्रा उसने बनाया है तो हाइड्रा में अच्छे से लेवलिंग करे कि ये टेंटिकल्स हैं, ये इसकी बड है, ठीक है, ये ग्रो हो रहा है इस तरीके से, न्यूक्लियस है, सारी चीज़ें आप बता दो, बट लेवलिंग करके बताओ, सुंदर सा प्रेजेंटेशन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, स्मार्ट बनो, हैंड राइटिंग सुंदर बनाओ, मार्जिन लाइन का ध्यान दो, अगर रफ वर्क है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा लाइन खींचो साइड में, ठीक है। हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो बट आपका राइटिंग वर्क अप टू दी मार्क ना हो, टीचर को गुस्सा भी आता है। टीचर तो भगवान नहीं है ना, एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर है भगवान थोड़े ना है तो ह्यूमन ही। कॉपी तो आपकी इम्प्रेस करेगी। सो लिखने के तरीके का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और मेरे विचार आपके विचारों से मिलते हैं तो भाई आइए अभ्यास इंस्टीट्यूट की फैमिली में शामिल हो जाइए। सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरे साथ बने रहिए इसी तरीके से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।